बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गोरखपुर की पिपराइच सीट से बीएसपी प्रत्याशी दीपक अग्रवाल से स्टेट हेड वंदना रावत ने खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या बोले बीएसपी प्रत्याशी दीपक अग्रवाल। गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा में बीएसपी की रैली का आयोजन और जनसभा का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगी कैमरामैन से कि वो जरा कैमरे से फोकस करेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पे जनसभा थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और सतीश चंद्र मिश्रा यहाँ पे आएंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। लेकिन बात करते हैं कि पिपराइच विधानसभा से बसपा ने किसको अपना प्रत्याशी बनाया है, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। दीपक अग्रवाल यहाँ से बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। धन्यवाद मैडम। इस बार बसपा के चुनावी मुद्दे क्या होंगे, क्या एजेंडे होंगे? आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से पिपराइच विधानसभा से आपको सीट दी गई है, क्या मुद्दे होंगे? सबसे बड़ी समस्या है जनमानस की यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की। यहाँ हत्याएं हो रही हैं, मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे हैं। 4 साल 5 साल की बच्ची के साथ रेप करके हत्या कर दी गई, मुकदमे नहीं दर्ज हुए। आपने देखा होगा देवरिया के 19 साल का बच्चा 12 पास, थाने में FIR नहीं दर्ज हुई, सुप्रीम कोर्ट के सामने ज्वलनशील पदार्थ डाल के आग लगा लिया। आजमगढ़ में एक बच्ची FIR नहीं दर्ज हुई रेप केस के मामले में, थाने गेट पे सुसाइड कर ली। क्राइम चरम पे है, मतलब एकदम गुंडा राज है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो यहाँ के लोगों का जीवन सुरक्षित हो, बहन बेटियां सुरक्षित हो। भाई आप घर से बाहर निकलना, हत्या हो जा रही है। हमारे पिपराइच के अंदर मैं नहीं सोचता हूँ कि शायद कोई हफ्ता ऐसा बीतता हो जो एकाध नौजवान की हत्या न हो रही, एकाध रेप की घटना न होती है और कोई FIR नहीं, मीडिया दिखाती नहीं है। योगी अपनी पीठ ठोकते हैं कि मैंने क्राइम खत्म कर दिया, लेकिन उनका तो दावा है कि प्रदेश में क्राइम है ही नहीं, जीरो है। आप सच्चाई को सामने आने नहीं देंगे, मीडिया दिखाएगी नहीं और आप FIR दर्ज नहीं करेंगे तो क्राइम जीरो है। आप जनता के बीच में चले जाइए। कोरोना से गोरखपुर में 1 लाख आदमी मरा होगा लगभग, आप कहते हैं 700 आदमी मरा। एक दिन में हजार आदमी मरते थे, आप कहते थे आज कोई भी नहीं मरा। अगर नहीं मरा तो घाटों पर, राजघाट के उस पर फ्लैक्स लगाकर घाटों को बंद क्यों किया गया? आप पूछिए यहाँ की जनता से। एक सवाल मेरा आपसे कि आप योगी जी के बहुत खास हुआ करते थे, आप उनके ही खिलाफ खड़े हैं, क्यों? मैडम बताइए कि अगर हजारों मरीज तड़प रहे थे, मर रहे थे, उनके परिवार के लोग चीख रहे थे बचाने के लिए, मेडिकल कॉलेज के बाद सबसे बेहतर हॉस्पिटल गोरक्षनाथ चिकित्सालय पब्लिक के चंदे से बना हुआ, हम कह रहे प्राइवेट भी हो तो भी 350 बेड का हॉस्पिटल, जिसमें बच्चों का बड़ों का दोनों का अलग ICU रूम है, ब्लड बैंक है। मेरा सवाल का आपका जवाब दे रहा हूँ। हॉस्पिटल में एक भी मरीज को इलाज नहीं दिया गया। अगर ऐसे पापी का विरोध ना करूं तो क्या करूँगा बताइए? उसका साथ दूं? वह आदमी हिंदू मुस्लिम दंगे कराता था, हम तो गए थे कि धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, जो गोरखपीठ की परंपरा रही। ब्रह्मलीन दिविजानाथ जी ने धर्म का प्रचार किया, अनंतनाथ जी ने धर्म का प्रचार किया कि धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, सहभोज का कार्यक्रम करते थे, जातिवाद को खत्म करेंगे। नाथ पंथ की स्थापना ही हुई है दलितों के, इनके सबको समानता देने के लिए। सहभोज का कार्यक्रम अनंतनाथ जी भी करते थे, दिविजानाथ जी भी करते थे। मुझे क्या मालूम कि ये व्यक्ति महंत बन के धर्म के लिए का इस्तेमाल सत्ता और संपत्ति के लिए करेगा और राजनीति जो है जातिवाद दंगा फैला कराएगा, जातियों में द्वेष फैलाएगा, नफरत फैलाएगा, धर्म के नाम फैलाएगा, अंग्रेजों की नीच पर सत्ता पे बैठेगा। जब मैं जाना मैंने साथ छोड़ दिया। इस बार 2022 में आप किस नजर से देखते हैं चुनावों में क्या? लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि हम तो प्रदेश भर में घूम रहे हैं, लोगों से, तमाम लोगों से बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है कि बीजेपी और सपा में टक्कर है, बसपा को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या 2022 में क्या अस्तित्व रखती है बात? जहाँ पे आप खड़ी हैं वहाँ की जनता से पूछ लीजिए। 2007 में भी लोग कह रहे थे बसपा नंबर 3 पे है। 2007 में मीडिया ने कहा था, क्योंकि बसपा कमजोरों की पार्टी है, दबे कुचले गरीबों की पार्टी है, व्यापारियों से पैसा मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? कोई कमीशन पर वो ठेका देती नहीं है। आप बताइए 10-10 हज़ार 20 हज़ार करोड़ 50-50 हज़ार करोड़ चंदे आ रहा है, एक कैंडिडेट्स को 2-2 करोड़ रुपया दिया जा रहा है और बसपा पे आरोप लग रहा है कि आप टिकट बेच रही हैं। बसपा के पास पैसा नहीं है, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है मायावती जी, उसके बाद वो अपने कार्यकर्ता से 10 रुपया महीना चंदा ले रही है। इसका मतलब कि वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है और आप बेईमान है। आपने व्यापारियों को ठेका दिया, सरकारी धन को दुरुपयोग किया, आपके पास अथा पैसा 2 नंबर का है, आप कैंडिडेट्स को पैसा दे रहे हैं, इसका भी रीजन है। बसपा प्रचार प्रसार नहीं कर पा रही है।
विज्ञापन नहीं दे पा रही 1000 करोड़ रुपए के, होर्डिंग्स नहीं लगा पा रही है, सैकड़ों हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं उड़ रहे हैं, लेकिन जमीन पर जब आप आएंगी पिपराइच से देख लीजिए ना, 75 साल हो गए भारत को आजाद हुए, पहली बार ऐसा हुआ जहाँ खड़ी है विधानसभा में कि वर्तमान और निवर्तमान 2 मुख्यमंत्री एक ही दिन गांव में सभा की है। आप बिलीव करेंगे मैं पहले 2 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, बात स्थान पे मैंने सभा नहीं की है। वहाँ केवल नवरात्र में 1500 आदमी जुटते हैं, छोटी सी जगह है। वहाँ पे अखिलेश जी की सभा हुई, योगी जी ने जीतपुर गांव में सभा की, 500 आदमी नहीं आए पिपराइच विधानसभा के। आज उनका कार्यक्रम दूसरे विधानसभा में था, उन्होंने कार्यक्रम कैंसिल करके पिपराइच में रखा है। एक एक गांव में उनके एक एक प्रदेश के बड़े पदाधिकारी, मंत्री, विधायक बैठ गए हैं। पब्लिक कहीं नहीं जाएगी, प्रधानों को धमकी दी जा रही है, सारी गाड़ियां रोक दी गई है मेरे लिए। मैंने सवेरे वायरल किया व्हाट्सएप कि मेरी रैली को खिलाफ करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ये पिपराइच विधानसभा की बात करें तो ये निषाद बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे जाति काफी मिलती है निषाद। तो क्या लगता है, क्योंकि सपा ने अपना कैंडिडेट निषाद से ही किया है, अमरेंद्र निषाद हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की जनता आपको वोट देगी? मैडम, जातिवाद पे सारे चैनल्स मीडिया दिखाती है। मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा कि योगी आदित्यनाथ के गढ़वाल के कितने लोग गोरखपुर में बसे हैं, जो योगी आदित्यनाथ इतने बार सांसद चुने गए, कितने गढ़वाली यहाँ पर हैं, और मोदी जी के गुजराती कितने देश में हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अगर मोदी जी बिना जाति के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, योगी बिना गढ़वाल के लोगों के सांसद बन सकते हैं, तो जाति समीकरण तो है ही नहीं। अगर जाति समीकरण होता हो, 2002 में मैं 2nd नंबर पर था, जीता हुआ, मेरी बिरादरी को तो गिनती के उंगली पर गिनती को उठा। एक सवाल और है मेरा, काफी अंतराल के बाद आप फिर से राजनीति में आए, तो ये बीच में गैपिंग क्यों थी? देखिए, राजनीति का जो गंदा रूप था, आपने प्रश्न किया तो जवाब दूंगा ही। राजनीति एक ऐसा पाप का समंदर है, इसमें सारे पाप छिपते हैं। नेताओं के सामने जाइए, कोई रेपिस्ट आता है तो कहता है इसको बैठा लो, ये बहुत महिलाओं की इज्जत करता है। कोई डाकू आता है तो नेता कहते इसे बैठा लो, चंदा देगा। कोई क्रिमिनल आता है, कहते बैठा लो, 4 ठो बूथ कब्जा करा के वोट दिलाएगा। राजनीति में सब चलता है। राजनीति एक ऐसा पाप का समंदर है, इसमें सारे पापी छिपते हैं। योगी को जब मैंने छोड़ा, जब मैंने जाना कि धर्माचार इतना बड़ा पाप कर रहा है, तो मुझे लगा कि मैं समाज में इसका विरोध करूंगा तो लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाएगा, मंदिरों से विश्वास उठ जाएगा, इसलिए मैंने इसका विरोध करना उचित नहीं समझा और मैं अपने बच्चों के साथ परिवार की जिंदगी में चला गया। बच्चे मेरे बाहर पढ़ते थे, मैं बाहर रहता था। योगी 2004 के बाद मुझे बुलाया बहुत बार, मैं नहीं गया, ये अंदर गांठ बना के रखा था। अरे आदित्यनाथ, तुम मुझे मानव मंडी से दास के रूप में तो खरीदे नहीं थे, तो मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, जीवन भर तुम्हारा काम करूंगा। जब ये मुख्यमंत्री बना तो देश की राजनीति किया। मैंने विधानसभा चुनाव में एक आदमी लाया था, मेरा ब्लॉक प्रमुख था, पासवान था, उसको केवल इसलिए हटा दिए, उसके नाम के आगे पासवान लिखा था, और इनका कैंडिडेट आनंद शाही का जो था वो हार गया, तो महाराणा प्रताप नहीं लिखा था, उसको हटा दिए, बेईमानी करके चुनाव जितवाया, गुंडई करके। उसके बाद कोरोना काल के अंदर लोग मर रहे थे, इन्होंने इलाज नहीं दिया। तीसरी सबसे बड़ी घटना जो प्रताड़ित कर रही थी जनता को, मुझे परेशान कर डाली, 4-4 साल की बच्ची के साथ रेप कर हत्या कर दी जा रही है। आप FIR नहीं दर्ज करें, मेरे पास सैकड़ों कटिंग सर, सैकड़ों कटिंग है। और एक बच्ची की छेड़छाड़ हुई थी नथुआ में, आपको नथुआ कांड बता दूं, एक बच्ची शौच के लिए जा रही थी, उसके बाद छेड़खानी हुई, वो चिल्लाई, भाया गया, उसको चाकू लग गया, कोई घटना नहीं घटी, तो मृत्यु नहीं हुई, घर फूंक के आग लगा दी गई। मैं उसमें मुलजिम हूँ, छेदी सिंह मुलजिम है। चार्जशीट के हर पन्ने पर योगी का नाम है, योगी ने मंच पर लोगों को उकसाया था, और आज बलात्कार कर हत्या कर दी जा रही है। आप FIR नहीं दर्ज कर रहे हो। आपके पास बेटी नहीं है तो किसी की बेटियां नहीं जिएंगी, मेरे पास तो बेटी है, इनकी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी पर हाउस वाइफ पे उन्होंने मुकदमा करा दिया, अधिकारी को मारने पीटने का, हजारों किलोमीटर दूर थी वो। GM सिंह की पत्नी पर मुकदमा, खुशी दुबे को जेल, आजम खां की पत्नी को जेल। किस बात की रिश्ता कर रहे हैं, क्यों रिश्ता महिलाओं से इनको? ठीक है, अगर आप यहाँ के सिटिंग विधायक बन जाते हैं 2022 में, अगर यहाँ से जनता आपको पसंद करके बनाती है विधायक, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पे आप काम करेंगे, किस स्तर पर काम करेंगे? तो मैं अपने धर्म को बचाऊंगा। जो आसाराम राम रहीम की तरफ पाखंडी मठों पे मठाधीश बन के बैठे हैं, उनको हटा के विद्वान ब्राह्मण को मठाधीश बनाऊंगा, जो धर्म का प्रचार प्रसार करें, सत्ता और संपत्ति का लोभी ना हो। दूसरा, जाति और धर्म के नाम पर नफरत मिटाऊंगा, क्योंकि हमारा देश गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। नफरत खत्म करें, भाई भाई को ना मारे, पटदार पटदार को ना मारे। दूसरा काम ये करूंगा। तीसरा, जो भ्रष्टाचार फैला रखे अधिकारियों को, इनके खिलाफ लड़ूंगा। अब लड़ने का तरीका मेरा पुराना होगा या नया होगा मैं नहीं कह सकता। चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद स्वराज एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए। ये थे पिपराई विधानसभा के उम्मीदवार, बसपा से इनको टिकट मिली है। इनके सामने सपा से जो चुनाव लड़े वो अमरेंद्र निषाद है। फिलहाल दोनों के बीच में टक्कर